फिर बताइए अभी हाल ही में किसने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यानी कि ORS डिजाइन किया है? तो आंसर होगा भारतीय नौसेना ने। तो अभी भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को तैयार किया है। तो ये ORS मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। और कैसे बढ़ा देगा? एक्चुअली में होता क्या है, जब रोगी सांस लेता है तो ऑक्सीजन का एक छोटा सा प्रतिशत, छोटा सा हिस्सा ही फेफड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और बाकी को CO2 के साथ वो बाहर निकाल देता है। तो जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ बाहर निकाल रहा है उसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह का ये सिस्टम डिजाइन किया है हमारी भारतीय नौसेना ने। इसीलिए हमने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा ये सिस्टम, जो कि एक काफी जबरदस्त चीज है। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना नहीं, अभी हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी न्यूज में थी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन को शुरू किया था। उसके अलावा DRDO ने मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सी केयर सिस्टम डेवलप किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। और अभी भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की थी। कहां से कहां तक? विशाखापट्टनम से मुंबई तक। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र ने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन को शुरू किया। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? करमवीर सिंह है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मई को। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी ये भारत के, आपको पता है, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और कौन से नंबर के? 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे ये। लेकिन 21 मई 1999 को एक मानव बम के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उसी दिन यानी कि 21 मई को ही हम ये राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे 21 मई को एक और डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। चलिए, डे वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से मुस्कुराइए, क्योंकि मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने बनाए हैं एक बार हम उनका फिर से रिवीजन करेंगे। अगर याद हो तो साथ साथ बोलते हुए चलना। तो 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जो कि मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया और इस बार 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया और 5 मई को ही इस बार हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। फिर 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया और 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे होता है, 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया और 16 मई को एक तो नेशनल डेंगू डे मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हमने मनाया, सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है 16 मई को और हमने विश्व कृषि पर्यटन दिवस भी 16 मई को मनाया। फिर 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया, 17 मई को ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी होता है यानी कि विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस। फिर 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया था। अभी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस हमने मनाया था। तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए, ये आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। और हाँ गाइज, एक और सूचना आप सभी के लिए, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते हैं। आपको पता है कुछ कारणवश वो वीडियो अभी हमें बंद करना पड़ा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मैंने रीड किए तो उन्होंने कहा कि वीडियो अगर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो अभी ऑडियो अपलोड कर दीजिए, इससे हम दोनों का काम चल जाएगा। मुझे भी उसमें ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा और आपका भी लिंक नहीं टूटेगा, आपको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मैंने आज का ऑडियो अपलोड कर दिया है और जो भी जानकारी है वो आपको उस ऑडियो में मैंने दे दी है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुनिएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना इस वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। जो भी बात है मैंने उस ऑडियो में कर ली है, आप वो ऑडियो जरूर सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है? तो आंसर होगा मार्था कूम। मार्था कूम इनका नाम है, जो कि केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है। अच्छा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनगोजी ओकोंजो इवेला। क्यों?
क्योंकि अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। ये पहली अफ्रीकन भी है इस पद पे आने वाली। कहाँ से हैं ये? इनकी नेशनलिटी है नाइजीरिया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुझे बताओ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बाकी सामिया सुलूहू हसन अभी तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ये तंजानिया वही कंट्री है जहां पे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहते हैं माउंट किलिमंजारो आपको मिलेगा। और अभी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए थे? विराट चंद्रा, हैदराबाद से हैं, 7 साल उनकी उम्र मात्र। बाकी वोजोसा उस्मानी दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है अभी कोसोवो देश की। अब यहाँ पे बात केन्या की है तो ये रहा मैप में केन्या। इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी है। और नैरोबी में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा बता सकते हो क्या? याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। करेंसी केन्या शिलिंग है और प्रेसिडेंट उरुहु केन्याटा है। अच्छा बताइए, 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा कर्नाटक को। तो 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो केंद्र ने जहां पे 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अभी 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। और इस तरीके से 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा? कर्नाटक। देखो, आयुष्मान भारत योजना जिसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हो, इसमें सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और ये देश के गरीब लोगों के लिए एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2019 को। अब यहाँ पे बात है कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर है वाजुभाई वाला। बेंगलुरु में ही अभी आपको याद होगा भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बनाया गया था। और फूल प्रसंस्करण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक में ही। अभी जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता था। और आपको याद होगा नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। अभी कर्नाटक ने कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया था। अच्छा, यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन के नाम आपको बताऊंगा। एक तो है हावेरी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और हुबली रेलवे स्टेशन। इससे आप 2 पॉइंट याद रख सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन में ही। और दूसरा पॉइंट क्या कि अभी इसका नाम बदल के श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहीं पे ही अरुंधति और मैत्री योजना भी शुरू हुई थी। और अरुंधति से आपको जरूर याद होगा, असम की एक योजना है अरुंधति स्वर्ण योजना। वैसे अरुंधति रॉय एक नाम भी है किसी व्यक्ति का, और इन्होंने अभी ये बुक लिखी थी अरुंधति रॉय ने। कौन सी बुक? आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। ये बुक लिखी थी अरुंधति रॉय ने। अभी कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब होता है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया? विजयनगर बन गया। और अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला बना था। उसके अलावा भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। उसके अलावा भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अभी अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? झारखंड सरकार ने। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने अभी हाल ही में अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस अमृत वाहिनी एप्लीकेशन से क्या होगा? इससे अस्पताल में बेड की उपलब्धता और बेड बुक कराने के बारे में आपको सभी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। और चैटबॉट एप्लीकेशन के थ्रू आप कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
अभी आपको याद होगा मणिपुर ने भी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताकि कोविड-19 में जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस समय लोगों के दरवाजे पर ताज़ी सब्जियां पहुंचाई जा सके। असम अभी न्यूज़ में था क्योंकि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम को शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश अभी आयुष घर द्वार कार्यक्रम इसने शुरू किया। बाकी बात झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बनता है कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी थी कौन सी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है। अभी झारखंड सरकार ने समर अभियान भी शुरू किया था कुपोषण को कम करने के लिए। एक किसान फसल राहत योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। और भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में ही पाया गया था, झारखंड के लातेहार जिले में। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रांची में। अच्छा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और अभी कोल इंडिया के नए अध्यक्ष भी बने थे। कौन? प्रमोद अग्रवाल नाम है उनका। देखो यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा, बेटला नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। एक डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी, कई बार एग्जाम में ये आ चुकी है। और यहीं पे आपको मिलेगा पंचेट बांध। और ये किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा झारखंड। तो इस स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग को किसने जारी किया? केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था कब? 25 जून 2015 को। और इसकी जो ये रैंकिंग है ये हमें ये बताती है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसने कितना काम किया है। तो इसमें झारखंड टॉप पे रहा है और सेकंड नंबर पे रहा है राजस्थान। देखो ये तो राज्यों की रैंकिंग हो गई। अगर हम शहरों की रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है भोपाल। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करने के मामले में भोपाल नंबर 1 है। अच्छा, एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपको बताता हूं। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? तो याद रखना, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और भारत का 100वां स्मार्ट शहर कौन सा है पूछा जाएगा तो शिलोंग। बाकी झारखंड के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक यानी कि डेस्ट्रॉयर, जिसका नाम है आईएनएस राजपूत, इसको कहां पे सेवा मुक्त किया है यानी कि डीकमीशन किया है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आईएनएस राजपूत, याद रखना, ये हमारी नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज है यानी कि डेस्ट्रॉयर है। और इसका आदर्श वाक्य है, राज करेगा राजपूत। और अभी इसे 41 सालों के बाद डीकमीशन कर दिया गया। कहां से? विशाखापत्तनम से। इसे हमने 1980 में नौसेना में शामिल किया था। और हमने इसे किससे लिया था? रशिया से लिया था। और जब हमने इसे रशिया से लिया था तब इसका नाम था नादेजनी। नादेजनी ये भारत का पहला डेस्ट्रॉयर था, याद रखना ये। और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी। अच्छा, अभी आईएनएस विराट भी न्यूज में था, इसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया। वो हमने इंग्लैंड से लिया था। और आपको एक पॉइंट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईएनएस विराट, इसे ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। अच्छा, जहाजों की बात चल रही है तो जहाजों की स्क्रैपिंग यानी कि उसका तोड़फोड़ ये कहां पे की जाती है? अलंग, गुजरात में। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड यही है। इसे ही जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने भारत में न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो न्यूज शोकेस प्रोडक्ट इसे गूगल ने लॉन्च किया है। एक्चुअली में गूगल ने कहा कि भारत में जो न्यूज चैनल्स है उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है, वे इतने विश्वसनीय नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अच्छी न्यूज है, जो विश्वसनीय न्यूज है, वो वहां की जनता तक नहीं पहुंच रही है। और इसी के लिए गूगल ने कहा कि हम कुछ अच्छे अच्छे जो पब्लिशर्स, उनको अपने साथ में लेकर के एक न्यूज शोकेस बना रहे हैं। और इसका उद्देश्य साफ है, क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। और कितने पब्लिशर्स को साथ लेकर के काम कर रहे हैं? 30 पब्लिशर्स को। 30 पब्लिशर्स को इसमें शामिल किया गया, जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ऐसे बड़े बड़े ऑथेंटिक पब्लिशर्स को शामिल किया गया। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है।
बाकी आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा है, और ट्विटर के जो संस्थापक है उनका नाम जैक डॉर्सी है, और टीसीएस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है स्पेशली गूगल की, तो इसके बारे में और जानते हैं। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर दो जने थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और अल्फाबेट के भी सीईओ सुंदर पिचई ही है। अभी आपको याद होगा, गूगल ने वुमेन विल नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था, और भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कौन? विक्रम सिंह बेदी। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ये पहला बैंक बना है फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा कोबे ब्रायंट। तो बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और आपको याद होगा, सन 2020 में कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोबे ब्रायंट और उनकी एक बेटी है जियाना और 7 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा बताइए, अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। ये याद रखना नाम आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा वीना जॉर्ज। वैसे आपको याद होगा, अभी तक जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी उनका नाम क्या था? कई बार आपने उनका नाम सुना होगा, क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए कई बार सम्मान मिल चुका है, तो काफी उनका नाम न्यूज में रहता है। उनका नाम था के शैलजा। और अब केरल की नई हेल्थ मिनिस्टर होंगी पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज, और ये वीना जॉर्ज महिला व बाल कल्याण विभाग भी संभालेंगी। अभी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, तो इसीलिए ये फेरबदल हुआ। बाकी देखो, इनका नाम याद रखना है आपको, वीना जॉर्ज। अच्छा, वीना जॉर्ज तो आपको नाम याद हो गया, क्या वनीजा रूपाणी का नाम आपको याद है? भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं ये, और इनका नाम न्यूज में था जब नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर, मार्स हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने रखा था। और वैसे नाम क्या रखा था? इंजीन्यूटी। बाकी अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, फाइनेंस मिनिस्टर। और गौरी अम्मा, ये केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी। अभी इनका निधन हो चुका है। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? जेके दत्त उनका नाम था। और 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान फोर्स का नेतृत्व करने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पूर्व प्रमुख थे ये जेके दत्त, जिनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो जेके दत्त ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान आतंकवाद विरोधी और बचाव प्रयासों को देखा था इन्होंने। बाकी जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी अभी निधन हो गया। वैसे तो एक ही साल के लिए मुख्यमंत्री रहे थे ये, 1980 से 1981 के बीच में। और वैसे ये हरियाणा और बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी न्यूज में है। ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया, और इन्हें चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता था। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? M.A. गणपति। और इसका आदर्श वाक्य है, मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा पुणे में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। और वो रिवीजन वाले ऑडियो का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जैसे ही खोलोगे, वहीं पे ऑडियो रिवीजन करके जो लिंक आएगा वही है। और जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप उस ऑडियो पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे जो क्रिक एग्जाम नाम की जो प्रोफाइल है, अगर उसे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा।